सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया एंड पर्निशियस अनीमिया? ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, खास करके जब स्टूडेंट्स ब्लड पढ़ रहे होते हैं और दोनों में जब कॉमन आता है कि B12 डेफिशिएंसी होती है, तो यह सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है। इस वीडियो में हम इन दोनों अनीमियाज के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। कॉमन क्या है हमको पता है, दो चीजें कॉमन है, एक तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये कॉमन है, और दूसरा अनीमिया, ये भी कॉमन है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज, उसके ऊपर कमांड होना जरूरी है, खास करके हमारे कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि आपको उस टर्म का, उस फ्रेज का लिटरल मीनिंग अगर पता हो या समझ में आए तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। तो पर्निशियस क्या है, मेगालोब्लास्ट क्या है, ये समझेंगे तो उससे आगे फिर आसान हो जाएगा। What is pernicious? What is the literal meaning of pernicious? Pernicious मतलब something which has got evil effects, bad effects, very grave, dangerous effects on the body. तो वो है pernicious, जिसका बहुत ही एक evil effect होता है, और उसके अलावा थोड़ा slowly भी होता है, वो slow poison की तरह, मतलब अचानक से एक ओवरनाइट हुआ ऐसा नहीं होता। तो ऐसे इफेक्ट को pernicious कहा जाता है। एंड देयरफॉर पर्निशियस अनीमिया मतलब जिसका कोई वेरी इविल बैड इफेक्ट ऑन द बॉडी, और वो इविल या बैड इफेक्ट है उसमें बेसिकली नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, सोचो डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व्स हो गया तो और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसलिए इसको पर्निशियस अनीमिया कहा गया। दूसरी तरफ व्हाट इज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया? मेगालोब्लास्ट यानी मेगा मतलब लार्ज, ब्लास्ट मतलब इमैच्योर प्रिकर्सर आरबीसीज। तो इसका मतलब मेगालोब्लास्ट ये टर्म आरबीसी के लिए लिमिटेड है, यानी ऐसा अनीमिया जिसमें लार्ज इमैच्योर आरबीसीज आर सीन इन द सर्कुलेशन। तो ये एक ब्लड पिक्चर हो गया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ये एक ब्लड पिक्चर हो गया कि भाई ब्लड में आपको ये नजर आता है और इसलिए आप उसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कह रहे हो। जबकि पर्निशियस अनीमिया इज अ लार्जर टर्म, यानी पर्निशियस अनीमिया एक डिसीज है, फुल ब्लोड डिसीज, जिसमें बहुत सारे 4-5 इफेक्ट्स होंगे, उसमें से एक इफेक्ट होगा मेगालोब्लास्ट या मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो ये इन दोनों के बीच का कोरिलेशन है। अनीमिया कॉमन टर्म है, आपको पता है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, रिड्यूस्ड आरबीसी काउंट एंड देयरफॉर रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये दोनों में ही कॉमन होने ही वाला है। अब थोड़ा डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी और अनीमिया ये अगर कॉमन है तो डिफरेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट विद दी विटामिन B12, क्योंकि कॉमन फैक्टर है दोनों अनीमियाज में। तो क्विकली ये समझ लेते हैं कि विटामिन B12 को बॉडी कैसे हैंडल करती है। देयर इज विटामिन B12 इन द डाइट, उसको कई बार एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल कहा गया है, विटामिन B12 इन द डाइट को, यानी हम वो बाहर से लेते हैं इसलिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये स्टमक में जाने के बाद स्टमक की लाइनिंग में एक पैराइटल सेल नाम की सेल है, आपको पता है, वो पैराइटल सेल दो चीजें सीक्रेट करती है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल है वो ये डाइटरी विटामिन B12 के साथ कंबाइन करेगा और ऑल द वे फिर इलियम में चला जाएगा, ड्यूडेनम, मतलब स्टमक के बाद ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, टर्मिनल इलियम से विटामिन B12 एब्सॉर्ब हो जाएगा। अब यहां पे कुछ और चीजें क्लियर करनी जरूरी है। एक तो ये कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स होना क्यों जरूरी है, विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स होना क्यों जरूरी है। तो बात यह है कि विटामिन B12 के रिसेप्टर्स जो है वो टर्मिनल इलियम में प्रेजेंट है, और इसलिए विटामिन B12 जो हमने कंज्यूम किया डाइट में, उसको टर्मिनल इलियम तक पहुंचना है, वहां से वो एब्सॉर्ब होना है, तो वहां तक उसको अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, प्रोटेक्टेड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में ड्यूडेनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम और बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे।
तो इसको विटामिन B12 को प्रोटेक्टेड फॉर्म में इलियम तक ले जाना जरूरी है, और इसलिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल और B12 का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो फिर इलियम तक प्रोटेक्टेड वे में पहुंच जाता है, जहां से B12 विल बी एब्सॉर्ब। और दूसरा एक पहलू ये भी है कि ऐसा क्यों B12 को उतना दूर तक क्यों जाना पड़ता है। उसकी वजह तो लॉजिकल वजह है। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब फ्रॉम द जेजुनम। आपको ये समझना होगा कि सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, डायटरी न्यूट्रिएंट्स जो हमने खाए, वो एक ही जगह से एब्सॉर्ब नहीं हो सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो जेजुनम से एब्सॉर्ब होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो ड्यूडेनम से एब्सॉर्ब होते हैं, और कुछ एक न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि विटामिन B12 वो इलियम से एब्सॉर्ब होता है। तो ऐसा एक स्कैटर्ड सा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और इसलिए क्योंकि उसको इलियम तक पहुंचना है, वहां पे उसके रिसेप्टर्स है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर का उसको कंबाइन होना ये नेसेसिटी है। अब ये समझने के बाद हमें ऑब्वियसली अब ध्यान में आएगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो कि इन अनीमियाज में हो रही है, तो ये डेफिशिएंसी के क्या 3 मेन कारण हो सकते हैं। तो 3 मेन कारण विटामिन B12 डेफिशिएंसी। एक तो इन द डायटरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 अगर वैसा है तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होने के चांसेस है। लेकिन एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये भी ओवरनाइट नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर आज विटामिन B12 का कंजम्पशन बंद कर देते हो, तो एक 2-2.5 साल के बाद मेगालोब्लास्टिक रादर 2-2.5 साल के बाद विटामिन B12 की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा स्टोरेज पूल है विटामिन B12 का, खास करके लिवर के अंदर विटामिन B12 काफी स्टोर्ड रहता है, और इसलिए उसका अचानक से उसकी डेफिशिएंसी होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2-3 साल एब्सोल्यूट लैक ऑफ B12 रहा डाइट में, तब जाके डेफिशिएंसी होती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन खैर, डेफिशिएंसी ऑफ B12 इन द डाइट ये एक पहला कारण है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का। दूसरा कारण जो है वो यहां पे इलियम, थोड़ा सा अनकॉमन सा कारण है, लेकिन समझो कि इलियम को सर्जिकली अगर रिमूव किया जाए तो क्या होगा, तो उसके साथ साथ उसमें जो विटामिन B12 के रिसेप्टर्स थे वो भी हट जाएंगे, चले जाएंगे। तो फिर डायटरी विटामिन B12 एब्सॉर्ब कैसे होगा? नहीं हो सकेगा, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा। कई बार एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ रिमूवल ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ टर्मिनल इलियम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और तीसरा मेजर कारण है लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहां पे आता है पर्नीशियस एनीमिया एज अ डिसीज। पर्नीशियस एनीमिया जो है वो एक ऑटो इम्यून टाइप का डिसीज है, पॉइंट नंबर 1। और ऑटो इम्यून टाइप मतलब क्या? तो एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैराइटल सेल, जो ये स्टमक लाइनिंग में जो पैराइटल सेल है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। पैराइटल सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, और अगर पैराइटल सेल नहीं हो तो क्या होगा? ना तो HCl रहेगा, ना इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल रहेगा। और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल नहीं है तो ऑब्वियसली विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी। तो ये है पर्नीशियस अनीमिया, ऑटो इम्यून डिसीज है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैराइटल सेल है, सो पैराइटल सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। और फिर उसके इफेक्ट्स क्या क्या है देखो, जैसे कि क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, एट्रोफी ऑफ द स्टमक लाइनिंग, क्योंकि एंटीबॉडीज आर डिस्ट्रॉइंग दोस सेल्स ना इन द स्टमक लाइनिंग। उसके बाद एक्लोरहाइड्रिया, HCl का भी एब्सेंस हो जाएगा। क्लोर मतलब क्लोराइड, हाइड्रिया हाइड्रोजन, तो HCl मतलब क्लोरहाइड्रिया, एंड एक्लोरहाइड्रिया मतलब एब्सेंस ऑफ HCl, सिंपल बात। और उसका ब्लड पिक्चर होगा मेगालोब्लास्ट्स। तो आपको अगर वाइवा में सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्नीशियस अनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया,
तो आप इजीली ये कह सकते हो कि पर्निशियस एनीमिया इज अ लार्जर टर्म, इट्स अ लार्जर डिसीज, और उसका ब्लड पिक्चर जो है वो है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ब्लड में मेगालोब्लास्ट का पाया जाना या मैक्रोसाइट लार्ज आरबीसीज का पाया जाना। ओके, ब्लड पिक्चर मतलब ये जो डिसीज है उसके कई सारे क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे या मैनिफेस्टेशंस होंगे 4-5, उसमें से एक होगा ब्लड में मेगालोब्लास्ट्स या मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है पर्नीशियस अनीमिया। नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इज going to have evil effects, bad effects on the body, and therefore it's called as pernicious anemia. अब आगे देखते हैं और थोड़ा डिटेल। जो हम कह रहे हैं ब्लड पिक्चर ऑफ पर्निशियस अनीमिया इज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, एक बात ऐड कर दूं यहां पे कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कैन ऑकर इंडिपेंडेंटली। मैंने अभी अभी कहा कि पर्निशियस अनीमिया का ब्लड पिक्चर होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है, ये बराबर है। लेकिन क्या मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इंडिपेंडेंटली हो सकता है? मतलब सिर्फ अनीमिया, सिर्फ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, नो पर्निशियस इफेक्ट्स, तो ये भी पॉसिबल है। जैसा कि मैंने कहा B12 डेफिशिएंसी इन द डाइट, तो ये काफी हद तक डेफिशिएंसी ऑफ B12 और उसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा। जबकि ऑटो इम्यून डिसीज है और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल एब्सेंट है, तो एब्सोल्यूट लैक ऑफ B12, एब्सोल्यूट लैक ऑफ HCl, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इंडिपेंडेंटली अपने आप भी हो सकता है विद B12 डेफिशिएंसी विदाउट एनी पर्निशियस फीचर्स या विदाउट एनी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, ये हो सकता है। ओके, तो मेगालोब्लास्ट्स, सबसे पहले तो अनीमिया क्यों होता है मेगालोब्लास्टिक, मतलब मेगालोब्लास्ट है तो ये भी जानने की कोशिश करते हैं। देयर विल बी मेगालोब्लास्ट्स इन द बोन मैरो। अगर आपको एरिथ्रोपोइसिस याद है, हम आरबीसीज की बात कर रहे हैं, एरिथ्रोपोइसिस में मतलब पहले 2-3 प्रिकर्सर सेल्स है ही, उसके बाद प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट होता है, याद है ना। अब क्या होता है यहां पे बोन मैरो में, इन द मेगालोब्लास्टिक अनीमिया देयर विल बी अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट मेगालोब्लास्ट। यानी आरबीसी जब डेवलप हो रही है तो अब नॉर्मोब्लास्ट की जगह मेगालोब्लास्ट होंगी। ओके, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की जगह अर्ली मेगालोब्लास्ट, और इस तरीके से लार्ज सेल्स, इमैच्योर सेल्स। ब्लास्ट मतलब न्यूक्लिएटेड प्रिकर्सर्स। आपको ये तो पता ही है कि आरबीसी खुद तो नॉन न्यूक्लिएटेड है, लेकिन उसके प्रिकर्सर्स आर न्यूक्लिएटेड। तो ऐसे न्यूक्लिएटेड प्रिकर्सर्स होते हैं बोन मैरो में, और लेटर ऑन ब्लड में भी अपीयर हो सकते हैं ये मेगालोब्लास्ट, लार्ज इमैच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। अच्छा, larger than their corresponding normoblasts and abnormal immature nucleated erythroid cells in the blood. Cytoplasm is filled with hemoglobin. अब यहां आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखो, एक तरफ हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस तो चलो अगर नॉर्मली चल रहा है तो उस पर्सन में हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पे है, लेकिन आरबीसी काउंट, आपको ये तो पता है ना कि ये हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो सोचो कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पे है, नॉर्मल सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन आरबीसीज प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पा रही, इसलिए उनका नंबर लो रह रहा है। जब आरबीसीज रैपिडली डिवाइड होंगी तो उनका नंबर बढ़ेगा। यहां पे न्यूक्लियस की इमैच्योरिटी है, वो क्यों है वो भी देखने वाले हैं अभी हम। तो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहे आरबीसीज, उनका नंबर बढ़ नहीं रहा, तो आरबीसीज का नंबर काफी कम। तो सोचो कि जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है वो अब ये कम नंबर ऑफ आरबीसीज में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो उस वजह से ईच आरबीसी विल बी फिल्ड विद गुड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, और एक बात आपको समझनी है कि लेट मेगालोब्लास्ट जो है, जैसे लेट नॉर्मोब्लास्ट और उसके बाद न्यूक्लियस चला जाता है, वैसे लेट मेगालोब्लास्ट होती है बोन मैरो में, फिर उसका न्यूक्लियस चला जाता है और फिर वो सर्कुलेशन में दिखती है तो नॉन न्यूक्लिएटेड हो सकती है। इट इज कॉल्ड एज अ मैक्रोसाइट, लार्ज सेल मैक्रोसाइट। और ये कुछ ब्लड इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि डायमीटर तो चलो 8.2 माइक्रोन्स है,
लेकिन MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ऑन एन एवरेज आरबीसी का वॉल्यूम 78 to 94 क्यूबिक माइक्रॉन्स होता है, लेकिन यहां पे देखो कितना होता है, हो गया है मतलब डबल, ऑलमोस्ट डबल। एंड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन भी, नोट करो इस पॉइंट को कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जो है 50 पाइकोग्राम्स, जबकि नॉर्मल वैल्यू इज 28 to 32 पाइकोग्राम्स, यानी कि नॉर्मल से डबल हो गया मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। और उसकी वजह मैंने अभी अभी आपको बताई कि भाई हीमोग्लोबिन सिंथेसिस तो नॉर्मल चल रहा है, तो बॉडी में हीमोग्लोबिन है, एडिक्वेट है, नॉर्मल जितना है, लेकिन आरबीसी का नंबर हाफ हो गया है। तो जो ये हीमोग्लोबिन है बॉडी का जो सिंथेसाइज हुआ है, मतलब वो इन लेस नंबर ऑफ आरबीसी में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो हर एक आरबीसी में अच्छा खासा हीमोग्लोबिन रहेगा, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट 50 पाइकोग्राम्स। और क्योंकि वो आरबीसी के वॉल्यूम को प्रॉपरली सैचुरेट कर रहा है हीमोग्लोबिन, इसलिए MCHC विल बी इन द नॉर्मल रेंज, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, तो वो ठीक ठाक रहेगा। आप सोचो ना, आरबीसी की साइज बड़ी हुई है और उसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक हो गया है, ज्यादा क्यों वो भी बताया मैंने अभी आपको। तो उस वजह से हीमोग्लोबिन विल सैचुरेट द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द आरबीसी, जो 32 to 38% ऑफ द आरबीसी वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय हीमोग्लोबिन इन ईच आरबीसी, तो वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, सो दैट्स द ब्लड पिक्चर। एंड लार्ज सेल्स आर इजीली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये सेल्स लार्ज होती है मैक्रोसाइट्स, तो दे गेट इजीली डिस्ट्रॉयड इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन और while passing through the spleen or through the peripheral narrow points of circulation। और इसलिए हीमोलाइटिक अनीमिया और जॉन्डिस भी हो सकता है। ये तो आपको पता ही है ना, हीमोग्लोबिन ज्यादा रिलीज होगा तो उससे बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा और जॉन्डिस भी हो सकता है। सो आप मेगालोब्लास्टिक अनीमिया को किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हो, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया इस कैटेगरी में भी आता है क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या फिर हीमोलाइटिक अनीमिया क्योंकि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी ऑल्सो रिड्यूस्ड नंबर ऑफ आरबीसीज, जिसको कहते हैं ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, और रिड्यूस्ड नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ग्रैनुलोसाइटोपिनिया मतलब रिड्यूस्ड नंबर ऑफ WBCs, या ग्रैनुलोसाइट्स रिड्यूस्ड नंबर ऑफ WBCs एंड रिड्यूस्ड नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। यानी एक तरफ आरबीसी काउंट जो है, RBCs are larger, they are occupying a major portion of bone marrow. Bone marrow is not producing proper number of RBCs, तो even granulocytes यानी WBCs और platelets भी affected है, उनका नंबर भी लो हो जाता है। तो फाइनली देखते पैथोफिजियोलॉजी की ये सब की वजह क्या है, यानी लार्ज इमैच्योर सेल्स क्यों है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में। तो देयर इज डिरेंज्ड DNA सिंथेसिस इन द आरबीसी प्रिकर्सर सेल्स, उनका डीएनए प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, बट ऑल्सो इन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो ये एक चीज डिफरेंट हो गई। पर्नीशियस अनीमिया एब्सोल्यूट लैक ऑफ विटामिन B12, जबकि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कैन ऑकर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ B12 और फोलिक एसिड। क्यों, यहां देखते हैं। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड are required for the formation of 5,10-dimethyl tetrahydrofolate, which is a precursor for the formation of DNA, and particularly the thymidylate formation. Thymidylate will form the nuclear DNA. So ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड ऑफ द थाइमिन। अब इस बात को नोट करो, यहां पे thymidylate is found in the DNA but not in the RNA. I want you to note this point कि सेल लार्ज क्यों होती है, और वो लार्ज सेल और फिल्ड विथ हीमोग्लोबिन ऐसा क्यों है। उसकी वजह ये है कि थाइमिडीलेट इज फाउंड इन द DNA, सॉरी तीसरी बार हो गया ये, इट इज फाउंड इन द DNA बट नॉट इन द RNA। डेफिशिएंसी किस चीज की है, थाइमिडीलेट की। थाइमिडीलेट किसका पार्ट है, DNA का, ना कि RNA का। इसलिए न्यूक्लियर मैच्योरेशन इज हैम्पर्ड बट RNA सिंथेसिस इज नॉर्मल। और क्योंकि RNA सिंथेसिस इज नॉर्मल तो साइटोप्लाज्म विल एक्सपांड, साइटोप्लाज्म विल ग्रो, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर DNA फॉर्मेशन इज हैम्पर्ड देयरफॉर सेल डिवीजन इज अफेक्टेड।
और इसलिए सेल का नंबर जो है वो काफी लो रहता है. दैट इज द रीजन फॉर अनीमिया. सो साइटोप्लाज्म ग्रोज, ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द मेगालोब्लास्ट फॉर्मेशन. फाइनली क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पर्नीशियस एनीमिया. अब तक हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी और क्या चीजें हो रही है और क्यों हो रही है वो देखा. फाइनली पर्नीशियस एनीमिया, इसमें ऑफ कोर्स देयर इज वीकनेस. अनीमिया है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है, तो वीकनेस, लैसिट्यूड एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो कि अनीमिया का फीचर है कॉमनली. उसके अलावा पर्नीशियस अनीमिया में एब्सोल्यूट लैक ऑफ B12 है, तो श्वान सेल प्रोलिफरेशन भी अफेक्ट होता है. आफ्टर ऑल B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थाइमिडिलेट. सो न्यूक्लिएटेड सेल्स जो भी होंगी और खास करके श्वान सेल्स, उनका प्रोलिफरेशन भी अफेक्टेड है एंड देयरफॉर इट रिजल्ट्स इन डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स. और इसकी वजह से दिखती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और जिसकी वजह से इसको पर्नीशियस कहा गया है. सो पर्नीशियस क्यों? व्हाट इज पर्नीशियस? बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी. पर्टिकुलरली इस न्यूरोपैथी की वजह से सिम्टम्स लाइक टिंगलिंग एंड नमनेस ये भी होंगे, एंड सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ द कॉर्ड, SCD. तो डिजनरेटिव चेंजेस इन द स्पाइनल कॉर्ड will be seen, and subacute combined means sensory plus motor, both combined. So that's subacute combined degeneration of the cord. That is a very prominent feature of pernicious anemia. तो ये है डिफरेंस बिटवीन पर्नीशियस एंड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया. अगर सिर्फ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है तो ये सारे फीचर्स रहेंगे ही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, इजी फटीगेबिलिटी, जो अनीमिया में, किसी भी अनीमिया में नजर आते हैं. लेकिन उसके साथ साथ अगर पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट है, टिंगलिंग, नमनेस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डिजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स, तो ये हो गया पर्नीशियस अनीमिया. और पर्नीशियस अनीमिया इज एन ऑटोइम्यून डिसीज, और उसके फीचर मतलब उसका रीजन हमने देखे. तो ये था एक डिफरेंशिएटिंग अकाउंट बिटवीन पर्नीशियस अनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया.